हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब अच्छे होंगे। जहाँ भी बैठ के आप लोग तैयारी कर रहे होंगे सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे संघर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हम आप नई नई वीडियो लेकर आपके साथ आ रहे हैं। ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है जिसको हम भारतीय राज्य व्यवस्था को अलग अलग पहलुओं से पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आगे आज बढ़ते हुए मैं अपना जो अगला लेक्चर है, जैसे हमने कल आर्टिकल तक पढ़ लिया था, 78 अनुच्छेद तक हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, उसकी जो वर्किंग है वो क्या होती है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 79 आर्टिकल पे आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उससे पहले आप लोग सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी आपके जानने वाले हैं, जो भी ग्रुप आपके फ़ोन में हैं, चाहे आपके किसी सोशल मीडिया का आपके पास कोई भी हैंडल है, उस हैंडल पे हम लोगों को प्रमोट कीजिए, जिससे कि हम जो हमारे साथ हम जो एक्सपर्टीज़ हैं अपनी, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में या आपके किसी दोस्त या जानने वाले के एग्ज़ाम में कामयाब उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में थोड़ी सी हेल्प दे सकते हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। इसीलिए मैं एक संकल्प के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। किसी ने कहा है कि नींद तो बहुत है, आंखों की बात करें कि आंखों में नींद तो बहुत है लेकिन सोना नहीं है। ये जो समय मिला है इसे खोना नहीं है। अगर आप इस संकल्प को रोज एक अच्छे से संकल्प को लेकर जिंदगी को जियोगे, क्योंकि आंखों में नींद तो है ही है, सोना नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि जो ये समय मिला है इसको अगर ये खो गया तो फिर आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है, वो समय अगर चला जाता है तो वापस नहीं आता। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए, किसी बुद्धिजीवी से पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है समय। क्योंकि जो निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। बाकी सारी चीज़ें, धन दौलत, सारी चीज़ें आ सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा टीचर है, समझा भी देता है। इसीलिए हम जो काम कर रहे हैं, हम जो हमारी पूरी टीम जो काम कर रही है वो इसी प्रोस्पेक्ट पे काम कर रही है कि आपको थोड़े से समय में, थोड़े कम समय में कंपाइलेशन किसी सब्जेक्ट का मिल जाए, जिससे आपको बाहर जाके 1 लाख 2 लाख या 3 लाख रुपए खर्च ना करने पड़े। आप किसी भी कोने में बैठे हों, किसी भी सब्जेक्ट को आपको समझना हो, तो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप आके उसको अच्छे से समझ पाएँ और जो भी आपने अपने मन में संकल्प बना रखा है, एम बना रखा है, उसको पा सकें। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग वापस से जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज में हम नेक्स्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं। जो लेक्चर हमारा है आज, मैंने आपको बताया है हम भाग 5 पढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ा लंबा भाग है, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके आपके साथ आ रहा हूं, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी ऐसा फैक्ट आपसे ना छूट पाए। मेरी प्रोबेबिलिटी या मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितने क्वेश्चंस कहीं भी बनते हैं, किसी भी पीएससी में बनते हैं, वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमारे द्वारा टॉपिक जितने भी कवर कराए जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, या आने वाले जो भी लेक्चर होंगे उसका हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो सारे फैक्ट आपको कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएं, एक ही जगह पे मिल जाए, एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म। इसलिए हमने नाम भी रखा है संघर्ष आईएएस। तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर है, उसका नाम है 79 या 79। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 89 और 79 में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में याद रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये 79 होता है, 79 होता है। तो 79 इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि पूरे भारत में, अगर हम भारत के संविधान की बात करें, तो पूरे भारत में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो इसी ही आर्टिकल का होता है। इस आर्टिकल में जो कंपोजिशन है, इस आर्टिकल में जो लैंग्वेज दी गई है, इस लैंग्वेज की बात को मैंने न्यूट्रलाइज किया है, थोड़ा सा जनरलाइज किया है, और उसमें लिखा है संसद। यानी कि संसद का जो जिक्र किया गया है वो 79 आर्टिकल में किया गया है। अब बात आती है कि संसद होती क्या है। ये सारी चीजें आपको आज पता चल जाएगी कि संसद किसे कहते हैं, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है। आगे वाले ये लेक्चर, उससे अगले वाले लेक्चर में आप जब देखेंगे इस दोनों को मिला के, तो आपको पूरा जो पार्लियामेंट है, जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट और हिंदी में संसद बोलते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, किताब और कॉपी लेके बैठना पड़ता है अगर आपको सीखना है तो। नहीं तो ऐसे तो वीडियो आपने देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, कितनी सारी वीडियो आती है, कितने सारे जोक आते हैं, और आप देख के साइड कर देते हैं, उससे आपका समय भी नष्ट हो जाता है और आप जिस भी डायरेक्शन में आप जाते हैं वो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं फिर भी कहूंगा, पढ़ने का सही तरीका वो है कि जिस टाइम पे, अगर मान लो हम यहाँ पे आपको संसद पढ़ा रहे हैं, तो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं केवल आपको उन पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने संसद बोला तो आप फटाफट से बोलेंगे संसद में कितने सदन होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कितने सदन होते हैं, अभी मैं बताऊंगा राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, सारी चीजें बताऊंगा। अगर मैं मान लो कुछ चीज बताना स्टार्ट करता हूं, उससे रिलेटेड कोई एक शब्द बोल देता हूं, तो आपको तुरंत उस टॉपिक पे नहीं कूदना है। उस टॉपिक पे कूदने की वजह से ही आपको दिक्कत होती है, क्योंकि बिगिनर और स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे अंदर यही आदत होती है कि जितनी ज्यादा नॉलेज हो ले लो,
एक साथ इकट्ठा कर लो। और जब नॉलेज इकट्ठी कर लोगे तो आप पता है आपको बड़ी गठरी अगर आप बांध लोगे तो उठा नहीं पाओगे। तो चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, टाइम कम लगेगा, सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे, समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आसानी से जो 2 साल वाला टाइम है उसको आप 1 साल और 1.5 साल में सिलेक्शन लेके निकल जाओगे। ठीक है, तो संसद की बात करते हैं तो भारत के संविधान में जो 79 अनुच्छेद है, 79 आर्टिकल है, वो क्या कहता है, संसद की बात करता है। तो संसद जो है या पार्लियामेंट जो है वो एक फ्रेंच शब्द है। सवाल पूछ लिया जाता है, जो मेरा पहला शब्द होता है, मैंने बोला आर्टिकल 79, यहीं से क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। पीएससी के क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। आपसे पूछेगा भारत के संविधान में संसद का जिक्र किस आर्टिकल में है, आपको बताना है 79 में। सेकंड, आपसे पूछेगा, मैं समझाने की चीज जहां जरूरत पड़ेगी वहां समझाऊंगा, जहां फैक्ट की जरूरत होगी वहां फैक्ट का बताऊंगा। दूसरे नंबर पर बात आती है कि ये शब्द फ्रेंच है, इस फ्रेंच शब्द है इसका मतलब है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट बना कैसे, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक सदन या एक कक्ष या एक भवन। ठीक है, इसका मतलब संसद का मतलब होता है एक भवन, बस इतना ध्यान रखना है। वो भवन यानी कि शब्द कौन सा है, फ्रेंच है। और सबसे पहले इस भवन को बनाने का या इस भवन को जनक किसने कहा या किसको इस भवन का जनक कहा जाता है, तो ब्रिटेन को सबसे पहले, ब्रिटेन ने भवन बनाया, ब्रिटेन ने संसद बनाई, इसीलिए ब्रिटेन को संसद का जननी या जनक कहा जाता है। तो ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। यहां मैं केवल आपको संसद बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अनुच्छेद में संसद दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद में संसद के पार्ट आएंगे तो वो हम अगले वाले अनुच्छेद में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं, ये जो संसद होता है तो इसमें क्या होता है, एक भवन मैंने बना दिया है, ये भवन है पूरा, एक तरह से कक्ष होता है। इस भवन में 2 कमरे होते हैं, इस सदन में 2 कमरे होते हैं। पहला होता है लोकसभा, नाम दे दिया लोकसभा। दूसरा होता है राज्यसभा, नाम दे दिया राज्यसभा। यानी कि एक पूरा भवन जिसमें 2 कमरे हैं, एक कमरे में लोकसभा कह दिया, एक कमरे को कह दिया, यानी कि 2 कक्षों का भवन हो गया है। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि संसद में कितने सदन होते हैं। तो सदन, आप बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सदन, जैसे ही सदन की बात आती है तो संसद में सदन होते हैं 2 सदन मतलब एक लोकसभा एक राज्यसभा, यानी कि एक कमरा लोकसभा का, एक कमरा राज्यसभा का, पूरा एक भवन है 2 कमरों का। एक कमरे को राज्यसभा बोल दिया, एक कमरों को लोकसभा बोल दिया। अब यहीं पे एक अगला चीज आती है, अंग। संसद के अंग कितने होते हैं, संसद के पार्ट्स कितने होते हैं, संसद के अंग कितने होते हैं, संसद कब संसद कहलाती है पूरी तरह से। संसद के, मैंने सदन बताए, सदन मतलब कमरे। अब संसद पूरी रूप से संसद कब कहलाएगी, तो वो संसद कहलाती है, उसके 3 पार्ट होते हैं। मैंने एक पहले ही बताया आपको, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा बताया राष्ट्रपति। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर ये पूरे, जैसे कहते हैं ना कि पूरा शरीर का मतलब होता है ऊपर का शरीर नीचे का शरीर, ये तो सदन हो गए, लेकिन हाथ पैर मुंह नाक दान सब कुछ मिला के बनता है एक पूरा फुल बॉडी, यानी कि पूरा शरीर। तो राष्ट्रपति जब इन दोनों सदनों के साथ मिल जाता है तो ये बन जाते हैं संसद के अंग। ठीक है, अब हो जाता है पूरा सिस्टम। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान में संसद के कितने अंग हैं। तो हम अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया सदन 2, तो बच्चों को क्या है कंफ्यूजन करके 2 लगा के आ जाते हैं। या पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में संसद के कितने सदन हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कितने सदन हैं, तो बच्चे 3 लगा के आते हैं, ऑलमोस्ट बच्चे 3 लगा के आते हैं और लगा के आगे बोलते हैं कि भाई हमें तो पता है राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति। अरे भाई वो सदन नहीं है, वो अंग है, वो पार्ट है। संसद पूरी होती है उन तीनों चीजों को मिलकर, लोकसभा राज्यसभा और किसको मिलकर, इस राष्ट्रपति को मिलकर। अब हम बात करते हैं कि ये सदन है। अब ये हुआ क्या, सबसे पहले हमारे भारत में सदन बना होगा, आपको पता है दिल्ली में बना हुआ है। आपको ये भी पता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में दिल्ली में जो बना हुआ संसद है वो किस पहाड़ी पे है, तो रायसीना की पहाड़ी पे बना हुआ हमारा सदन है। अब ये भी क्वेश्चन कई बार पीएससी में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि वो बनाया किसने था। तो बनाने के लिए ब्रिटिश एक जो आर्किटेक्टर होते हैं उनका नाम था एडविन लुटियन और बेकार्ड। ये नाम पूछा जाता है, जो कि तो पूछा जाता है। इसको मैं कुछ इसमें कोई ट्रिक या कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि भारत के संसद को बनाने का जो श्रेय है वो आपको पता है ब्रिटिशर थे तो उन्होंने रूल किया, तो उन्होंने ही बनाया था। उसमें भी जो एक इंजीनियर था लुटियन और बेकार्ड, ये 2 नाम थे, एडविन लुटियन और बेकार्ड। इन लोगों ने रायसीना की पहाड़ी पर इतना बहुत बड़ा एक भवन बनाया जिसका नाम संसद है, जिसमें 2 कमरे हैं, एक जिसको लोकसभा बोला जाता है, एक राज्यसभा बोला जाता है। यहीं पर मैं अब बता दूं, आपने ये भी देखा होगा कि अब हमारा संसद क्या है कि संसद जो बहुत पहले बना हुआ है, अब संसद पहले बना हुआ है तो उसमें कमरों की संख्या कम हो गई है, बैठने की जगह कम हो गई है। अब आपको पता है जब एक छोटा परिवार होता है उसमें एक परिवार रहता है, और जब उस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के अगले बच्चे होते हैं, दूसरी पीढ़ी आती है, तो परिवार बड़ा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, दूसरा घर बना लेते हैं।
बड़ा घर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही ये बीजेपी की जो सरकार चल रही है, हमारी इस टाइम की जो वर्तमान सरकार चल रही है, उस सरकार और बाकी लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से, क्योंकि अब आपको पता ही है जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और अभी मैं आगे बात करूंगा ऐसा क्यों हुआ, ये भी सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनसंख्या बढ़ रही है, सीधी सी बात है, रिप्रेजेंटेटिव बढ़ जाएंगे, क्योंकि 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेंगे तो जिनके मान लो एक कमरे में अगर 25 कुर्सी हैं और आने वाले 10 साल बाद 25 ही कुर्सी में थोड़ी काम चलेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाएगी, 50 हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएगा, तो कहां बैठेंगे। तो इसलिए अब जो नया सिस्टम है, अब जो वर्तमान में एक नई संसद बन रही है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है, ये प्रोजेक्ट एनटीपीसी वनडे एग्जाम में नॉर्मली डायरेक्ट पूछा गया था कि ये नई वाली संसद का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो वो उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये टाटा एक ग्रुप है, टाटा ग्रुप आप जानते ही हैं, टाटा बिरला टाटा वाले सिस्टम को जानते हैं, इसने ये ठेका लिया, एक कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के अंतर्गत ये हमारे जो संसद है उसका निर्माण कर रही है, और वो निर्माण 2024 और 2025 में हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि आपको पता है 2026 में जो है दोबारा से परिसीमन होगा और वहाँ पे संख्याएं बढ़ेंगी, रिप्रेजेंटेटिव की, कुछ विधायक, कुछ एमएलए, कुछ एमपीज की संख्या बढ़ेंगी, तो उस टाइम पे इसलिए इसको बनाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं यही संसद। अब इस संसद का सिस्टम क्या होता है, मैं ये चीज यहां बता रहा हूं, इसके बाद दोबारा इसके बाद भी आऊंगा यहाँ पे कि इनको क्या क्या बोला जाता है, कैसे कैसे बोला जाता है। तो ये जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, कोई क्या बताई, संसद फ्रेंच का शब्द जननी किसे कहा जाता है, अंग कितने होते हैं, सदन कितने होते हैं, किसने बनाया, और उसके बाद अब जो नया प्रोजेक्ट बनना है, ये सफिशिएंट है। इतना आपको संसद के नाम पे यानी कि 79 लेक्चर आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको इतना याद रखना है। इसके बाद इस ही जो आर्टिकल है, इसके अगले क्रम में आपको पता है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से लगाया है। संसद है, जब दो भवन बताए हैं तो इन दोनों भवन की विशेषता नेक्स्ट बार में बतानी पड़ेगी आपको, तो वो आर्टिकल आ जाता है आपका 80 और 81 अनुच्छेद, ये 79 आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। तो अनुच्छेद 81 में किसका जिक्र है, जब आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे, या भारत के संविधान जो हम लोग कंपटीशन की किताबें पढ़ते हैं उसमें वेयर एक्ट का महत्व रहता है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र मिलेगा आपको, कि राज्यसभा का कंपोजिशन कैसे होता है, राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है, कैसे उसमें कौन लोग बैठते हैं, कैसे उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन क्या है। और जैसे ही हम जाते हैं उससे इस 80 के बाद 81 यानी 81 अनुच्छेद 81 में दिया गया है लोकसभा। तो आपको मैंने थोड़ा आसान करने के लिए सारी चीजों को कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता है एक भवन है, उसके अंदर 2 कक्ष हैं, तो क्यों ना हम दोनों कक्षों के आपस में एक दूसरे का कंपैरिजन करके उसको याद कर लें, उसको समझ लें, उसको पढ़ लें, जिससे हमें लंबे समय तक याद रहे। जिससे हमें इसलिए भी याद रहे, मान लो हमें एक कक्ष पता है, अगर हमें उस कक्ष का पूरी जानकारी है, तो दूसरे कक्ष की जानकारी हम जब कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, तो सपोज दैट मैंने कहा कि इसको स्थायी सदन बोलते हैं, तो सीधी सी बात है सामने वाला का सदन है, अगर आपको स्थायी याद रहेगा तो आप अस्थायी देख के लगा दोगे, क्योंकि आपको पता होगा, ऑप्शन पूछेगा कि राज्यसभा को कौन सा सदन बोला जाता है, स्थायी सदन, अस्थायी सदन, इनमें से कोई नहीं, दोनों। तो आपको पता होगा किसी एक सदन के बारे में, आपको पता है लोकसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है, आपको ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि राज्यसभा को क्या बोला जाता है। तो आप एक आंसर तुरंत से निकाल दोगे और वहां से आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारा प्रोसीजर ये है, मैंने इन 80 और 81 अनुच्छेद को एक साथ लिखा है ताकि आपको कंपैरिजन करके पढ़ा सकूं। क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पहले ही बताया है कि 79 जो अनुच्छेद है उसमें पार्लियामेंट दिया गया है, संसद दिया गया है। मैंने बताया है कि सारे इंपोर्टेंट यानी कि सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई संस्था है भारत के संविधान में या भारत में इस टाइम पे या हमेशा से, तो वो ये संसद ही होती है, क्योंकि सारा जो झोलमोल होता है, सारा जो काम चलाने का सिस्टम होता है, सारे जो नियम बनाने का सिस्टम होता है, सारे संबंध, सारे जो भी 1 to all काम होता है, वो इसी सदन में बैठने वाले लोग, इन दोनों सदन को मिलाकर बैठने वाले लोग ही करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन बैठते हैं, हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन बैठते हैं, हमें पता होना चाहिए कि इसमें बैठने वाले लोगों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसमें बैठने वाले लोगों के साथ क्या योग्यता और क्या सिस्टम होना चाहिए। तो हम बात करते हैं 80 और 81 की। तो मैंने सामने लिखा है आरएस का मतलब राज्यसभा है, एलएस का मतलब लोकसभा है। मैंने इन दोनों को साथ में लिख लिया है, दोनों कक्षों को बना दिया है। मैंने इधर 80 लिखा है यानी कि राज्यसभा, इधर 81 लिखा है यानी कि लोकसभा। तो हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि इसका राज्यसभा के सदस्यों का, यहां पे मैंने कार्यकाल लिखा है तो उसके ऊपर मैं सदस्य लिख देता हूं क्योंकि एक शब्द गलत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है, ये सवाल बड़ा अटपटा सवाल है, मेरे लिए बिल्कुल गलत सवाल है। क्यों गलत सवाल है? क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। उसका कार्यकाल अगर मैं बात करूं तो वो होता है इनफाइनाइट। उसका
कार्यकाल कितना होता है, इनफाइनाइट। लेकिन इसमें बैठने वाले जो लोग होते हैं, इसमें अपॉइंट होकर आने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो चुनाव के थ्रू आते हैं, चाहे वो कैसे भी आते हैं, तो उनका कार्यकाल होता है 6 साल। तो वनडे एग्जाम में ऑलमोस्ट क्या पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा में। तो वहां आपको आइंस्टीन नहीं बनना है, वहां आपको दिमाग नहीं लगाना है, वहां आपके पास ऑप्शन होगा 6 साल तो लगा के आ जाइए अगर वनडे एग्जाम है तो। लेकिन अगर यही एग्जाम यूपीएससी या किसी पीएससी का है और वहां पे एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है, वहां उनको पढ़ेंगे आप कि जो राज्यसभा होती है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, वो क्योंकि स्थायी सदन होता है, वो कभी भंग नहीं होता। अभी हम आगे बात करेंगे कैसे कैसे। देखिए अगले ही लाइन में मैंने लिखा है कि राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है। राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है, ठीक है। स्थायी सदन होता है इसलिए उसका कोई कार्यकाल नहीं होता। जब स्थायी रहेगा तो सीधी सी बात है क्या काल है, तो चलता ही रहेगा हमेशा, जब तक चलता रहेगा चलता ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। केवल यहाँ पे वो फैक्ट जो क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं, आप कंफ्यूज कर जाते हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का कार्यकाल फिक्स होता है दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, ये फिक्स होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स हो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं। पहला मेरा क्वेश्चन है छोटा वाला, यानी कि वनडे एग्जाम वाला, यानी कि कहीं नॉर्मल पूछे जाने वाला क्वेश्चन। राज्य जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक का होता है। लेकिन क्या जरूरी है 5 साल तक का होगा? नहीं, मिनिमम कोई डेट नहीं है। कब तक होगा? जब तक बहुमत दल, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन जब तक बहुमत अपना साबित करता रहेगा। यानी कि इसमें जो 550 लोग हैं या इसमें 250 लोग हैं, इसमें 545 लोग इस टाइम पे अपॉइंटेड वाले हैं, तो 545 लोगों का 50% यानी कि 273 लोग जब तक किसी भी बंदे के साथ रहेंगे तब तक उसका कार्यकाल 5 साल रहेगा। जिस दिन वो छोड़ देंगे उस दिन उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। यानी कि मिनिमम कोई एज नहीं है, मैक्सिमम 5 साल तक रह सकता है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, अगर यूपीएससी आपसे पूछेगी, इसके अंदर जाके भी पूछेगी, क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बढ़ाया जा सकता है। वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है, कोई इमरजेंसी आती है, कैसे आती है, वो मैं अगले वाले जो हमारा इससे रिलेटेड चैप्टर आएगा तो वहां मैं डिस्कस करूंगा। यहां मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं बताऊंगा, केवल मैं तुम्हें बता रहा हूं कब तक बना रह सकता है, जब तक बहुमत साबित रहेगा, और मैक्सिमम 5 साल तक बना रहेगा, ठीक है। इसीलिए 5 साल तक बना रहता है तो इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, और ये अनिश्चित काल तक चलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। पहला कंपैरिजन आपका हुआ कि वहां के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, यहां के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल। दूसरा कंपैरिजन आपका मैंने बताया राज्यसभा का एक्चुअल कार्यकाल इनफाइनाइट, लोकसभा का एक्चुअल कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम 5 साल का होता है। दूसरे नंबर पे जो कंपैरिजन आता है, अगला नेक्स्ट वाला कंपैरिजन आता है कि जो राज्यसभा होता है वो स्थायी सदन होता है और जो लोकसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है। क्यों अस्थायी होता है? क्योंकि मैंने बताया कि इसका कार्यकाल इनफाइनाइट समय तक जाता रहता है, इनफाइनाइट समय तक जाता रहता है, इसलिए वो अस्थायी है। और ये क्या है, केवल 5 साल में चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो अस्थायी है, ठीक है। ये स्थायी है, वो अस्थायी है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हम लास्ट वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, तो आपके मन में उठने वाला एक ही क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, अंतिम तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। अगली बार में बात करते हैं कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। मैंने बताया स्थायी होती है तो भंग कैसे होगी? राज्यसभा कभी भंग ना होने वाला सदन है। सवाल पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा कभी भंग हो सकती है, हां या ना, इनमें से कोई नहीं, दोनों या दो से सही। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा क्यों नहीं भंग हो सकती है? क्योंकि स्थायी सदन है। क्यों नहीं? क्यों स्थायी सदन है? क्योंकि इनफाइनाइट समय है, समय काल है। तो ये ऐसे करके कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। दूसरी बात, हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा भंग हो सकती है। लोकसभा भंग हो सकती है, कैसे भंग हो सकती है? जब भी कोई पार्टी, जब भी कोई संगठन, जब भी कोई गठबंधन अगर लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो वो सरकार में बना नहीं रह सकता है, और लोकसभा जो है वो क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, यानी कि सरकारें गिर जाती हैं। उसके बाद डिपेंड करता है परिस्थिति के अनुसार, या तो कोई दूसरा संगठन या दूसरा संघ जो गठबंधन है वो सरकार बनाएगा, या दोबारा इलेक्शन करा के सरकार को नॉमिनेट किया जाता है। तो ये क्या है कि भंग हो सकती है। बची कब तक रह सकती है? जब तक बची रह सकती है जब तक 273 सदस्यों का जो बोलबाला है या उनका जो सहयोग है वो जो वर्तमान सरकार है उसके पास हो। अगर नहीं होगा तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये भंग हो सकती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई क्या राज्यसभा भंग हो सकती है? आपको बताना है नहीं। क्या लोकसभा भंग हो सकती है? आपको बताना है हाँ।
लोकसभा क्यों भंग हो सकती है, अभी बिल्कुल लास्ट तक पहुंचिए, आप सब सारे जवाब मिल जाएंगे, क्यों कैसे कब आपके आते रहेंगे, लेकिन हम केवल अपने प्रोसीजर के थ्रू जाते बताएंगे आपको, उसके बाद आप देखना आपके एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। उसके बाद बात आती है कि जो राज्यसभा होता है, अनुच्छेद 80 में जो राज्यसभा का जिक्र है उसको बताया गया है कि ये उच्च सदन होता है। क्यों उच्च सदन होता है आपको पता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट समय तक चलता रहता है। क्यों, क्योंकि ये स्थायी है। क्यों, क्योंकि ये भंग नहीं हो सकता, स्थायी है, भंग नहीं हो सकता, समय बहुत दूर तक है, तो सीधी सी बात है उच्च होगा। ठीक है, ये क्या है, इसको निम्न सदन यानी कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हर 5 साल में चला जाता है। पता चला कोई 10 विधायकों को किसी दूसरे बंदे ने खरीद लिया, एमएलए एमपीज को किसी दूसरे बंदे ने खरीद लिया, तो वो भंग हो जाता है, सरकारें गिर जाती हैं। ऐसा हुआ है 2004 में, 66 में, कभी भी आप देख लीजिएगा, बहुत बार ऐसा हुआ है। चौधरी चरण सिंह कुछ दिन रहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कुछ दिन रहते हैं, हमेशा कई बार भंग हो जाता है। इसके लिए क्या, इसलिए क्या कहा जाता है, निम्न सदन। तो निम्न सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को। उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, जब भी हम किताबें पढ़ते हैं तो हम हमेशा लोकसभा को ज्यादा पढ़ते हैं, हमेशा सरकारों का जो कंट्रीब्यूशन है वो लोकसभा में होता है, हमेशा सारे काम लोकसभा में होते हैं, तो हम लोग कहते हैं लोकसभा को फिर को उच्च सदन नहीं कहा था, फिर भी निम्न सदन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है क्यों निम्न सदन कहा है। मैंने आपको बताया है कि निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि टाइम इनफाइनाइट, स्थायी, भंग ना होने वाला, तो सीधी सी बात है, इसीलिए उसको उच्च बोला जाएगा। उच्च कौन होता है, जिसके पास, मान लो कोई प्रधानमंत्री है जिसकी 5 साल कार्य अवधि है, और कोई प्रधानमंत्री है जिसकी इनफाइनाइट जब तक रहेगा राष्ट्रपति रहेगा, तो शक्तिशाली कौन होगा, तानाशाह कौन होगा, उसको पता है मैं तो हटूंगा ही नहीं, तो वो उच्च हो गया, सीधी सी बात है। ऐसा ही सिस्टम है। इसके बाद अगली बात क्वेश्चन पूछा जाता है, या मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है। शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है। शिक्षित लोगों का सदन क्यों कहा जाता है, कैसे इसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीपीसीएस में कि शिक्षित लोगों का सदन किसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। क्यों, क्योंकि यहां परमानेंट लोग बैठते हैं। क्यों, क्योंकि यहां का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो अपॉइंटमेंट जनता के थ्रू नहीं होता है, जनता द्वारा चुने गए लोगों के थ्रू होता है। यानी कि जो लोग आपने चुने हैं उनमें से पढ़े लिखे, समझदार और 12 ऐसे लोग भी होते हैं, राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि अलग अलग विभाग से आए हुए स्पेशल लोगों को बैठाया जाता है, तो इसलिए क्या होता है इसका, ये इसको शिक्षित लोगों का सदन बोला जाता है। किसको बोला जाता है शिक्षित लोगों का सदन, राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन बोला जाता है। अब क्या है, अब आते हैं लोकसभा पे, यानी कि 81 अनुच्छेद में, ये इसको बोला जाता है आम आदमियों का सदन। आम आदमियों का सदन क्यों बोला जाता है जी, आम आदमियों का सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आम आदमी, मैं, आप और हम जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं जिनको वोट डालने का अधिकार है, वोट देते हैं और जिताते हैं एमपी को, एमएलए को, और वो जाके कहां बैठ जाते हैं, सदन में बैठ जाते हैं, लोकसभा में बैठ जाते हैं। इसलिए आम आदमी यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है भाई। और यहाँ क्या होता है, इसे शिक्षित लोगों के क्यों कहा जाता है, इसको हमने नहीं चुना है भाई, जो समझदार लोग हैं, हम किसको वोट देते हैं, जो समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, आगे बढ़ने वाला होता है, उसी को तो वोट देते हैं। यानी कि हम अच्छे लोगों को वोट देते हैं, भले ही वो नेता चाहे कैसे होते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक सभ्य लोगों को वोट दें ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, हमारी जो हमारा देश है, हमारा गाँव है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसमें विकास हो सके। इसलिए हम शिक्षित लोग को वोट देते हैं, और वो शिक्षित लोग किसको वोट देते हैं, जहां पे शिक्षित लोग बैठते हैं, यानी कि राज्यसभा में। तो अब बात करते हैं किसको बोला जाता है, सवाल पूछा गया, आम आदमियों का सदन लोकसभा को बोला जाता है। साथ ही साथ आम आदमी या जनता, बात एक ही, जनता का सदन किसको बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 80 में अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष सदन किसे बोला जाता है, अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है राज्यसभा को। अब मैंने इतनी सारी बातें बता दी हैं, अप्रत्यक्ष सदन किसे बोला जाता है, राज्यसभा को। क्यों बोला जाता है वो आप लोग सोचेंगे क्यों बोला जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जनता चुन के लोकसभा में लोगों को भेजती है, और जनता जिन लोगों को भेजती है वो लोग जो है शिक्षित लोगों को चुनते हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा डायरेक्ट अप्रोच राज्यसभा तक नहीं होती, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। सवाल पूछा गया है, ये छोटे छोटे फैक्ट हमने इकट्ठे किए हैं इसलिए कि आपको याद रहे, और इन सारे फैक्टों को जोड़ के हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किताब में ये सारे फैक्ट एक जगह नहीं मिलेंगे, चाहे लूसेंट पढ़ लो, चाहे कोई सी भी किताब पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे एक साथ कंपाइलेशन मिलेगा। इसके बाद कोई सवाल बचेगा ही नहीं। एक दो सवाल अगर बचता है तो उसको आप एनसीईआरटी वगैरह से कवर करेंगे, नहीं तो नहीं बचेगा। अप्रत्यक्ष सदन, लोकसभा को क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष सदन। अब मैंने इतना बोल दिया है, मैं बोलता ज्यादा हूं, इतना बोल दिया है कि आपको पता है, आप खुद जान सकते हैं कि प्रत्यक्ष सदन क्यों कहा जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग चुनते हो इसलिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ये एक द्वितीय सदन होता है।
राज्यसभा को द्वितीय सदन सदन कहा जाता है। अब मैं ये भी बोलने वाला नहीं हूं कि द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है। आपको पता है जहां आप चुन के भेजोगे वो प्रथम हो गया, और जहां आप चुन के नहीं भेजोगे वहां द्वितीय होगा। सवाल पूछ लिया गया था यूपी पीएससी में या किसी पीएससी में, मैंने मुझे ध्यान नहीं है, किसी पीएससी का क्वेश्चन है कि किस सदन को द्वितीय सदन बोला जाता है या किस सदन को प्रथम सदन बोला जाता है। तो द्वितीय सदन किसे बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है। और प्रथम सदन किसे बोला जाता है? प्रथम सदन बोला जाता है लोकसभा को। क्यों प्रथम? क्योंकि चुने हुए लोग होते हैं, इसलिए प्रथम सदन बोला जाता है। अब बात आती है इस सदन में जाने वाले लोगों की क्या उम्र होनी चाहिए, एज क्या है। ये भी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा के में जाने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा में जाने वाले सदस्य की उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, ठीक है, 30 साल। और लोकसभा में जाने वाले लोगों की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 25 साल। अब बहुत लोग इस पे डिबेट करते हैं, रिसर्च का विषय नहीं है। आप कहेंगे कि भाई वोट देने की तो उम्र 18 साल है, मंत्री बनने की 21 साल है, ऊपर जाने की उम्र 25 साल है, ऐसे कैसे है? उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो है मैच्योरिटी के हिसाब से है, किताबों में है। इसको अगर पढ़ना है ढंग से क्यों है कैसे है तो रिसर्च करिए। आप लोग रिसर्च करिए, आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे फिर कोई भी। आपको रिसर्च लेकर 18 साल का बंदा वोट तो दे सकता है लेकिन मंत्री नहीं बन सकता। ये इस पे रिसर्च करते रहिए। केवल आपको क्या ध्यान रखना है, वोट देने की उम्र 18 साल कितनी थी पहले? 21 साल थी। कब कम करी गई? 62वें जो संविधान संशोधन हुआ उसमें कम करी गई। 61वें संविधान संशोधन में सॉरी कम करी गई। कितनी करी गई? 18 कर दी गई। यहाँ कितनी राज्यसभा के सदस्यों की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 30 साल का व्यक्ति अगर नहीं है तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। कितने समय तक बन रह सकता है? 6 वर्ष तक रह सकता है। लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल उम्र होनी चाहिए। अब जब 25 साल उम्र होनी चाहिए तो अब क्या कहते हैं, इस सदन को, यानी कि लोकसभा में 25 साल के लोग बैठते हैं और राज्यसभा में 30 साल के लोग बैठते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बूढ़ों का सदन। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? बूढ़ों का सदन। क्यों बूढ़ों का सदन? आप देखो बहुत ज्यादा बूढ़े, 30 साल का आदमी बूढ़ा नहीं होता है, हमारी तो उम्र का ही होता है। क्या बोला जाता है? 30 साल के आदमी बैठते हैं तो इसलिए बूढ़ों का सदन बोला जाता है। किस सदन को? राज्यसभा को, ठीक है। अब हम बात करते हैं 25 साल के लोग बैठते हैं तो इस सदन को क्या बोला जाता है? युवाओं का सदन। सवाल पूछ लिया गया कि युवाओं का सदन किस सदन को बोला जाता है, तो बच्चे पता नहीं सोच रहे कि भाई ये भी कोई सदन होता है क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं था कौन सा सदन होता है। लगा के आगे राज्यसभा, कुछ लगा के लोकसभा। जिनको ये नहीं कुछ नहीं पता था वो कुछ भी लगा के आगे, बाद में कह रहे हमारा तो ठीक है। लेकिन बता क्यों रहे? यहां बिल्कुल आपको एकदम कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया जाएगा क्या कि 25 साल उम्र कम होती है इसलिए युवाओं का, 30 साल उम्र ज्यादा होती है इसलिए बूढ़ों का सदन कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें इस सदन के लोगों को, अभी मैंने बताया आपको किसको चुनते हैं, इस सदन के लोगों को चुनने के लिए कौन भाग लेता है? इस सदन को चुनने वाले लोगों को विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो लोग इन राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका प्रोसीजर क्या होता है, उनका इलेक्शन कैसा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे भी हम जब टाइम आएगा, जब भी कोई आर्टिकल आएगा उससे रिलेटेड, तो हम वहां पे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो विधायक जो भाग लेते हैं, विधायकों द्वारा चुने जाते हैं किसमें? राज्यसभा के लोगों को। और व्यक्तियों द्वारा, आम व्यक्ति, जनता द्वारा किसको चुना जाता है? लोकसभा में बैठने वाले लोगों को। यहां तक क्लियर? उसके बाद बोला गया कि जो ये लोग हैं, जो 30 साल के लोग हैं, 6 साल तक रहेंगे, तो उनका सिस्टम क्या होता है, तो उनका वो कैसे, ये परमानेंट सदन कैसे बना जाता है। देखो हमारे संविधान निर्माता कितने दिमाग वाले थे, कितने बुद्धिजीवी थे, उन्होंने बड़ा सिस्टम को संभाल के रखा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल में होगा, और हर 2 साल में होगा जो व्यक्ति, जो भी टोटल व्यक्ति हैं, 245 है, 250 जो संख्या है, उसका 1/3 भाग हमें हर 2 साल में रिटायर्ड होते चले जाएंगे। अब हर एक 2 साल में रिटायर्ड होते चले जाएंगे। कैसे? मैं भी इसी को समझा देता हूं आपको, उसके बाद आगे बात करेंगे। मान लीजिए ये है आपकी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा सपोज दैट मान लेते हैं 2020 में एक चुनाव होता है। ये 1/3 का मतलब 3 भाग बांट देता हूं मैं इसके, 1 2 3। मैं इस पूरे गोले को 3 भागों में डिवाइड कर देता हूं, 1 2 और 3, यानी कि 1/3 1/3 1/3। ये राज्यसभा हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, सपोज दैट, कैसे ऐसे हुआ, क्यों ऐसे होता है? देखो पहले इलेक्शन होगा, पहले लोग कितने रिटायर्ड हो गए, 1/3 भाग पर रिटायर्ड हो गए। अगला 2 साल बाद कितने हो जाएंगे? 2022 में अगले 3 वाले हो जाएंगे, और अगले 2024 में कितने लोग हो जाएंगे? अगले 1/3 हो जाएंगे। यानी कि हर 2 साल में 1/3 ऊपर वाला पार्ट गए, फिर दूसरे बाद में 1/2 ऊपर वाला पार्ट गए, फिर 2024 में 1/2 ऊपर वाला पार्ट गए। अब क्या होगा, अब दोबारा इलेक्शन कितने साल में होगा? 2 साल में। तो ये क्या होगा? 2026 में। 2026 में होगा, यहां पे लोग आ जाएंगे। अब आप देखो 2020 से 2006 में कितने टाइम लगा उसे, जो आदमी यहां पे अपॉइंट हुआ था या जो आदमी यहां पे रिटायर्ड होकर दूसरा वाला अपॉइंट हुआ था, 2020 से कितने साल तक दोबारा इलेक्शन हुआ उसका? 6 साल में दोबारा इलेक्शन हुआ। इस 1/3 भाग का इलेक्शन कितने साल में हुआ? 6 साल में। और इसके बाद 2028 आप देखोगे दूसरा वाला जो पार्ट है 1/3 का, उसका जो इलेक्शन कब हुआ था? पहले 2022 में।
कितने भाई डिवाइड हुए थे? 1/3। अब दोबारा उसका इलेक्शन कब होगा? 2028 में, यानी कि कितना साल हो गया? 6 साल। कितनी व्यवस्थित तरीके से उन्होंने बनाया। अगला कब होगा? 2030 में, अगले वाले पार्ट का 2000 सिस्टम में। अब आप सोचेंगे, आपके दिमाग में बात आएगी ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया उन बुद्धिजीवियों ने। तो मैं 1 मिनट के लिए आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि संसद 2 सदनों से मिलकर बनती है, एक सदन स्थायी, एक अस्थायी। अब उन्होंने क्या सोचा, अगर मान लो हम लोकसभा को अस्थायी सदन बना देते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाती है, सपोज दैट कोई इमरजेंसी आ गई, सरकारें नहीं है, किसी विदेशी देश से कोई हमारा दुश्मन देश है, या हमारे अंदर ही कोई ऐसा डिजास्टर आ गया है जो सरकारें भंग हो गई हैं, सिस्टम को चलाना बड़ा मुश्किल है, कोई विधेयक लाना है, कोई नियम बनाना है, कोई सिस्टम करना है, तो कैसे करा जाए। तो इसीलिए उन्होंने एक इस जो राज्यसभा है इसकी संरचना की कि एक ऐसा सदन होना चाहिए दोस्तों कि जो परमानेंट चलता रहे। और परमानेंट चलने का मतलब है कि वो परमानेंट आदमी को तो नहीं रख सकते थे। तो उन्होंने क्या सिस्टम करा कि किसी भी परिस्थिति में लोकसभा चाहे भंग हो जाए, ठीक है, लोकसभा चाहे किसी भी परिस्थिति में भंग हो जाए, लेकिन राज्यसभा में जो सिस्टम है 1/3 भाग के हिसाब से, चाहे किसी भी हिसाब से, ये सदन हमेशा बना रहे, ताकि जो भी फैसला लेना है संसद के द्वारा लिया जाता है। और संसद में अगर ये वाला सदन नहीं है तो ये पूरा इसका काम भी ये वाला ही, ये सदन लोकसभा ही लोकसभा का काम ही राज्यसभा कर देती है। और फिर जैसे ही दूसरी सरकारें बनती हैं तो जो भी मान लो अधिनियम आया हो, या नियम बनाया हो, या नीति बनाई हो, उसका अधिवाचन होता है, उसको रखा जाता है और लोकसभा द्वारा उसको पास कर दिया जाता है तो परमानेंट हो जाता है, फेल कर दिया जाता है तो बाहर निकाल दिया जाता है। तो कितना दिमाग था उनके पास कि अस्थायी सदन, मैंने आपको बता दिया स्थायी सदन बनाने का कारण भी बता दिया। उसके बाद उसमें चुनने वाले सदस्यों का कितना कॉम्पिटिशन है, कैसा करा कि इसमें सारे लोग 6 साल तक भी रहे, मतलब एक आदमी 6 साल तक भी रहे और लगातार बना भी रहे। तो उन्होंने 1/3 के हिसाब से इलेक्शन करना शुरू करा, एक पार्ट का 1/3 में 2 साल बाद 2 साल बाद 2 साल बाद। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि कितने समय होता है, तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव हर 2 साल में होता है। कितने लोगों का होता है? 1/3 भाग का होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम अब लोकसभा की तरफ पहुंचते हैं। तो लोकसभा क्या कहलाती है? लोकसभा को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है मंत्रियों का सदन। इसको क्या बोला जाता है? मंत्रियों का सदन बोला जाता है। मंत्रियों का सदन के बाद क्यों बोला जाता है मैंने बता ही दिया, और इसका चुनाव भी मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया कि 5 साल बाद इसका प्रत्येक का चुनाव होता है। तो ये सारे फैक्ट जो थे वो आपके आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 के थे। उसके बाद बात क्या आती है, अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने ये तो केवल स्पेसिफिकेशन बैठा दिया। मैंने पहले कमरे बताए हैं, उस कमरे के अंदर बैठने वाले लोगों को बता दिया है। अभी आने वाले टाइम में होगा कि वो लोग करते क्या हैं, वो सारी चीजें हम वर्किंग में पढ़ेंगे। अभी संसद की कार्य जो सिस्टम है, उनका जो कार्यप्रणाली है वो भी आएगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये समझना है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरी बात क्या हुई है, अभी ये जो मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूं, अभी इसी में क्या होता है कि जो भी लोकसभा होती है, लोकसभा में हम लोग चुन के भेजते हैं। जैसे आपने देखा 2014 में इलेक्शन हुआ, उसके 5 साल बाद 2019 में इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने अलग अलग जो पार्टीज थी हमें जो अच्छी लगती थी उनको वोट दिया, उन्होंने सरकारें बनाई। तो सरकारें कैसे बनाई दोस्तों? सरकारें डायरेक्ट बनती हैं, डायरेक्ट जो चुनता है उन्हीं को, उसी की सरकार होती है। लेकिन डायरेक्ट हम किसी प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, ये बात ध्यान रखना। प्रधानमंत्री के लिए हमने वोट नहीं किया, प्रधानमंत्री कहीं से लड़े होंगे, वहां की जनता ने उसको वोट किया होगा। प्रधानमंत्री भी एक आम कैंडिडेट होगा, जैसे बाकी पूरे भारत में अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं 403 या 545, तो 545 सीटों में ही से ही किसी एक सीट पे कौन लड़ा होगा? जो प्रधानमंत्री बना है वो लड़ा होगा। या यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री, अब मैं प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट कैसा होता है, प्रधानमंत्री को कैसे किया जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत बन रहा होगा कि ये जो अभी आप बोल रहे हैं बहुमत दल होता है, 273 होते हैं, इनका सिस्टम क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री पद भी खत्म करके जाऊंगा। आज थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं है। उससे पहले मैं जो संसद है उसको खत्म कर दूं, फिर प्रधानमंत्री हम खत्म कर लेंगे और ये पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। कल हमारा वर्किंग चलेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं, ये संसद है, सारे निर्णय यहीं से लिए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया जितने भी काम होते हैं, जितने भी कांड होते हैं, अच्छे बुरे जितने भी होते हैं, वो सब यहीं से लिए जाते हैं। तो यहां से लिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि संप्रभुता, भारत की सवाल पूछा गया, यूपीएससी में सवाल पूछा गया दोस्तों। हम लोग लगा के आ जाते हैं कि भारत को मिली हुई है संप्रभुता। भारत के अंदर यूपीएससी खंगाल के चला गया उस साल, बच्चे लगा के आए फटाफट, भारत ये वो दुनिया भर की चीजें लगा के आए। बहुत सारों का गलत हो गया, राष्ट्रपति लग गया, कोई जुडिशरी लग गया, कोई कुछ लगा के आया, सबका गलत गया। क्यों गलत गया? क्योंकि हमें ये तो पता है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश है। अब ये संप्रभुत्व जो सिस्टम है, ये संप्रभुता मिली किसे है? तो भारत के संविधान में संप्रभुता का जो अंतिम रूप है वो संसद को दिया गया है।
संसद को दिया गया है। संसद ही अंतिम रूप से संप्रभु है। कोई भी निर्णय लेगा अंतिम रूप से संसद के द्वारा ही निकल के जाएगा, संसद पे पहुंचेगा। संसद उसे मानेगी सही तो सही, संसद मानेगी गलत तो गलत। तो अंतिम रूप से संप्रभुता किसे मिली हुई है, तो आपको ध्यान रखना है वो मिली हुई है संसद को। उसके बाद क्यों ऐसा भी होता है, जब संप्रभुता मिली हुई है तो यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूपीएससी क्योंकि दिमाग में खगोल खगोल के पूछता है, तो वो उसने पूछा कि किसी भी विदेश या देश से संसद जो वो आते हैं, जो भी कोई संधि या समझौते होते हैं, उसको मान्य करने के लिए, उसे किसी भी राज्य पे लगाने के लिए किसकी अनुमति लेने की आवश्यकता है। ऑप्शन दे दिया संसद, ऑप्शन दे दिया राष्ट्रपति, ऑप्शन दे दिया राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन दे दिया हाईकोर्ट। 4 5 6 ऑप्शन दे दिए, क्योंकि आपको पता है 5 ऑप्शन कहाँ आते हैं, बिहार में आते हैं, तो वहाँ एक ऑप्शन ये भी दे दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि विदेशों से कोई भी समझौता होता है या कोई महत्वपूर्ण संधि होती है तो वो किसके, उसका अंतिम रूप कौन होता है, संसद होती है। अब जब वो संधि या समझौते हो गए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति के थ्रू होती है, प्रधानमंत्री के, यहाँ कंफ्यूज करने की बात नहीं है। मैंने संसद बोला तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आ गए। मैंने संसद बोला तो उसमें प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक इंक्लूड है। मैंने संसद बोला तो उसमें राष्ट्रपति ऑटोमेटिक इंक्लूड है। मैंने संसद बोला तो सारे राज्य भी उसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है। उसके बावजूद मान लो किसी अभी जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है, या आने वाले टाइम में उनमें से किसी एक को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो मान लो सपोज दैट राज्य का दर्जा दे दिया गया। आपको पता है राज्य में तो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, मैं नहीं मानूंगा भाई नेपाल के साथ कोई समझौता। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि किसी भी राज्य से, किसी विदेश से या किसी देश से हमारा कोई संधि या समझौता होता है तो संसद उसे किसी भी राज्य की अनुमति के बिना, राज्य की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, राज्य बाध्य होते हैं। अगर संसद किसी भी विदेश के साथ कोई समझौता कर लेती है, कोई संधि कर लेती है, तो उसको मानने के लिए राज्य क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। संसद उसको लागू करा सकती है। ठीक है, तो ये संसद है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चंस और भी पूछ लिए जाते हैं। मैं वापस से लौटता हूं कि अब जो मैंने 79 में बताया था, वहां का एक कंपोजिशन था बचा हुआ, कि जो लोकसभा में बैठे हुए लोग हैं उनको क्या कहा जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा एमपी, सब जानते हैं एमपी। अब मैं किसी से अगर नॉर्मली भाषा में हम पूछ लें कि राज्यसभा में लोग बैठे हुए लोगों को क्या कहा जाता है, तो लोग सोचने में लग जाएंगे, यार पता नहीं क्या कहा जाता होगा, यार पता नहीं क्या होता होगा, पता नहीं क्या कहा जाता होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, उनको भी एमपी कहा जाता है। बस कितना अंतर होता है, इनको बोल देते हैं एमपी राज्यसभा, यानी कि एमपी तो है किसके हैं, राज्यसभा के, एमपी लोकसभा। इनको इतना ध्यान रखना है, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, दूर जाने की नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई इतना साइंटिफिक नेम है कि याद रखना है। राज्यसभा में बैठे हुए व्यक्ति को भी एमपी कहा जाता है, लोकसभा में बैठे हुए व्यक्ति को भी एमपी कहा जाता है। दोनों को एमपी, बस उनके पीछे राज्यसभा और लोकसभा रखा जाता है। अब देखो, आपने देखा होगा कि जब मैंने बताया कि अंतिम रूप से संप्रभुता किसके पास है, संसद के पास है, तो यार इनको, इन संसद को हमारे यहाँ संसद कह दिया जाता है, हमारे यहाँ लोकसभा कह दिया जाता है, दूसरों के यहाँ राज्यसभा कह दिया जाता है ना, दूसरी को राज्यसभा। अब हम कभी कभी देखते हैं कहीं पे जिक्र होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट, ये वो, हम लोग सोचते हैं यार ये होते क्या है, इनके क्या सिस्टम है। तो मैं आपको इसे बताने के लिए आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिस्टम वही है, समझना है आपको क्या कहा जाता होगा, कैसे कहा जाता होगा। आपने देखा सरकार, मैक्सिमम सरकार जो बनती है वो लोकसभा के थ्रू बनती है। लोकसभा में जो भी बहुमत प्रस्तुत करता है, बहुमत साबित करता है, वो सरकार बनती है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा में सरकार के मामलों में देखूं तो राज्यसभा थोड़ी कमजोर होती है और लोकसभा थोड़ी मजबूत होती है, कि वहीं से सरकारें बनती हैं। हर 5 साल में उसी में इलेक्शन होते हैं, उन्हीं की सरकारें बनती हैं। तो इसका मतलब सारी जो पावर की बात करूं तो पावर किसकी होती है, सदस्यों की संख्या 545, 5 साल में इलेक्शन, बहुत सारे दल। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी लोच का होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो लोकसभा ही होता है। तो अब क्या है, यूके यानी कि ब्रिटेन, यूके में क्या कहा जाता है, ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम को बोलते हैं। यूके में क्या कहा जाएगा, लोकसभा। आपको पता है क्या है, ऊंची है, और भगवान को क्या कहते हैं, लॉर्ड। तो वहां क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड। किसको, लोकसभा को। याद रखना है, हाउस ऑफ लॉर्ड किसको कहा जाता है, लोकसभा को। कहां पे, यूके में। ऐसे ही किसको, यूएसए में इसको क्या कहा जाता है, इसको सीनेट बोला जाता है। ऐसे ही सीनेट, हिंदी में भी सीनेट लिखा जाता है, इंग्लिश में भी सीनेट लिखा जाता है। इसका मतलब ढूंढने के लिए आप ये डिक्शनरी यूज करिए, कोई सी भी चाहे। ठीक है, सीनेट का सीनेट ही होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब यूपीपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीएससी का सारी पीएससी क्या करती हैं, उनका कॉपी करने की कोशिश करती हैं। तो क्वेश्चन पूछेंगी, भारत के संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, ब्रिटेन की लोकसभा को क्या कहा जाता है, यूएसए की अमेरिका की लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो अमेरिका की या यूएसए की जो लोकसभा होती है उसको सीनेट बोला जाता है। यूके की जो होती है उसको बोर्ड, यानी क्यों लॉर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि निर्णय यही लेते हैं यार, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, सारी चीजें यहीं से आती हैं, यहीं से आती हैं, ये व्यवहार में है। राज्यसभा का सदस्य भी
प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, लेकिन व्यवहार में जो नॉर्म 4-5 हमारे पूरे संविधान में 6-7 लोगों को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। केवल जैसे मनमोहन सिंह को छोड़ दिया जाए, और 3-4 हैं, बाद में बात करेंगे हम, जब आएगा टाइम जब बात करेंगे। उसके बाद अब राज्यसभा की बात आती है, तो राज्यसभा को यूके में क्या बोला जाता है? राज्यसभा में यूके को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन। क्यों? क्योंकि कॉमन लोग बैठते हैं, हम लोगों के द्वारा चुने नहीं होते, कॉमन लोग बैठते हैं जाके। तो यूके में क्या बोला जाता है राज्यसभा को? हाउस ऑफ कॉमन। यूके में क्या बोला जाता है लोकसभा को? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जहां हाउस लगा हुआ होगा वहां क्या है? यूके है। दोनों में, एक में लॉर्ड्स यानी कि लोकसभा, एक में याद रखने के लिए लॉर्ड्स मतलब लोकसभा, कॉमन्स मतलब राज्यसभा। ठीक है। अगला है कि राज्यसभा को यूएसए में क्या बोला जाता है? तो राज्यसभा में यूएसए को क्या बोला जाता है? आपको पता है, हम लोगों ने यहां चुन के भेजा, इनडायरेक्टली यहां पहुंचे, यानी कि ये किसके रिप्रेजेंटेटिव है? इनडायरेक्टली हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। याद करने में रटना नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। रिप्रेजेंटेशन हमारा इनडायरेक्टली कहां होता है? राज्यसभा में होता है। तो क्या बोला जाता है? राज्यसभा बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद ये पूरा सिस्टम आपका, मैंने आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और 81 आपके साथ खत्म कर लिए हैं। उसके बाद में एक और बात करता हूं कि जो हमारी मान लो कोई विदेशी हमारे यहाँ आता है, कोई विदेश का कोई राजदूत आ जाता है, कोई राष्ट्रपति आ जाता है, प्रधानमंत्री आ जाता है, तो ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कई बार, क्योंकि कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। वो सारे कॉमन्स आपको पता होना चाहिए, आपको खुद भी पता होना चाहिए। मान लो हमारे यहाँ कोई राष्ट्रपति आया किसी विदेश का, मान लो हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री आया किसी विदेश का, तो वो हमारी संसद में बैठना चाहता है, तो हम उसको कहाँ बैठाएंगे? राज्यसभा में बैठाएंगे, लोकसभा में बैठाएंगे? सवाल पूछ लिया सपोज दैट यूपीएससी ने, क्योंकि उसका दिमाग कुछ भी है, कुछ भी पूछ सकती है। वो ध्यान रखती है कि आप लोकसभा टीवी देखते हैं कि नहीं देखते, राज्यसभा टीवी देखते हैं कि नहीं देखते, सबका ध्यान रखती है, पूछ लेगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? कोई भी विदेश से व्यक्ति आता है तो जो हमारा लोकसभा जो कमरा होता है उसके बीच में एक छोटा सा होल बना होता है, ओपन होल होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल होल। इधर हो जाता है लोकसभा और इधर हो जाता है राज्यसभा। तो किसी भी विदेश से कोई व्यक्ति आता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, अगर वो हमारे राज्यसभा या हमारी लोकसभा की कार्यवाही को देखना चाहता है तो वो कहाँ बैठता है? वो बीच में सेंट्रल होल में बैठता है, और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल होल बीच में बना होता है, ऐसा नहीं है कि कट होता है, मतलब बीच में आके बैठ के वो आराम से आम लोग भी जाके सेंट्रल होल में बैठ के देख सकते हैं। बस अब परमिशन लेनी पड़ती है, वो कोई छोटी सी जो टिकट या जो भी प्रोसीजर है उसका प्रोसीजर से उतरना पड़ता है। तो ये पूरा हमारे जो सिस्टम था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ जो अगला वाला टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके लिए आर्टिकल कोई नहीं दिया गया है, कोई सिस्टम नहीं दिया गया। मैंने आपको बताया आर्टिकल 74 में इसका जिक्र किया गया है। क्यों क्या जिक्र कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का जो नेता होगा उसको क्या बोला गया था? उसको बोला गया था, मैंने आपको पढ़ा दिया है आर्टिकल 74 में, आप 74 याद करिए कि प्रधानमंत्री होगा। अब प्रधानमंत्री कौन होता है? तो हम इसकी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, प्रधानमंत्री के काम या प्रधानमंत्री का कैसे सिस्टम होता है। तो ये मैंने बनाया था, हम बात कर रहे थे लोकसभा और ये राज्यसभा। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मैं सवालों के ऊपर डील कर रहा हूं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर आपसे लिखा हुआ आ जाए, यूपीएससी आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो उसका अधिकार स्वविवेक वाला अधिकार होता है क्या? विवेक, अपने विवेक से ले सकता है वो अधिकार? तो आपको लगाना है नहीं, आपको लगाना है नहीं, वो कंडीशनल है। वो कंडीशनल कैसे है अभी बताऊंगा कंडीशनल कैसे है। यहां पे होते हैं कितने? 545 लोग, यहां पे होते हैं 245 लोग। 545 लोग यानी कि आप लोग चुनते हैं लोकसभा के लोगों को। आपने बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नाना प्रकार की 8-10 पार्टियां और छोटी मोटी पार्टियां और अकाली दल और जयंत चौधरी और जितने भी नेता होते हैं, आप सब अपने अपने क्षेत्र से चुन के आते हैं। लोकसभा का जब भी चुनाव होता है यहाँ लोग चुन के आते हैं। ठीक है। और उसके बाद लोकसभा के चुनाव के चुनने के बाद जो विधायकों का चुनाव, विधानमंडल में जो विधायकों का चुनाव होता है उनके द्वारा चुन के आते हैं राज्यसभा के 245 लोग। पूरे 245 नहीं आते हैं। आप बोले कि आपने तो 245 बोल दिया, 238 आते हैं। 12 लोगों को अपॉइंट मतलब नॉमिनेट किया जाता है। 238 में 238 हों ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं, कोई मर जाता है, कोई छोड़ देता है, कोई कुछ करता है, तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारा टाइम आएगा। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, किसी एक पार्टी का सदस्य होगा। और किस पार्टी का सदस्य होगा? जिस पार्टी का बहुमत लोकसभा में साबित होगा। बहुमत का मतलब है 245 में से 273, अगर आप इसका 50% निकालेंगे तो 272.5 के आसपास आएगा। यानी कि लोकसभा में आए हुए सदस्य है, चाहे वो एक ही पार्टी के हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टी के द्वारा बनाया गया गठबंधन है, चाहे वो अपनी इच्छा से किसी दूसरी पार्टी को दिए गए वोट हैं, यानी कि टोटल मिला के एक पूरा गठबंधन बना के 273 लोग
जो जिस भी बंदे को रिकमेंड करेंगे वो 273 के अंदर भी हो सकता है, 273 हो सकता है, किसी दूसरे बंदे को लाके अपॉइंट कर दें। यानी कि वो या तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल देखा जाता है कि लोकसभा का ही सदस्य होता है। आपको पता है बनारस से जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़े थे इलेक्शन, ठीक है, तो वहां से लड़ने के बाद वो कोर्ट लोकसभा के इलेक्शन में पहुंचने के बाद वो लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के बाद लोकसभा पहुंचे और वहां से वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत साबित करना होता है। बहुमत कहां साबित करना होता है? लोकसभा में साबित करना होता है। बहुमत दल के नेता को, किसको? बहुमत दल का नेता जो होता है उसको प्रधानमंत्री पद के लिए अखाया मतलब खड़ा कर दिया जाता है और राष्ट्रपति जी इसको क्या करते हैं, इसको शपथ दिला देते हैं, इसको नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो जाती है प्रधानमंत्री की। अब बाकी क्या है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का हेड होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का हेड होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एक लिस्ट देता है अपने चहितों की 273। ये ज्यादा भी ये मत सोचना कि 273 से 274 है तो वो नहीं 74 वाला चला जाएगा बाहर। 273 मिनिमम है। कांग्रेस इसको साबित करेगी तो 273 इसके तरफ आ जाएंगे। आप सोचें कि 273 है तो बाकी तो किसी की तरफ भी चले जाएं, ऐसा नहीं है। आपके 300 भी हो सकते हैं किसी के पास, तब भी 273 मिनिमम रेंज है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है? राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर दिया है और प्रधानमंत्री का पहला काम क्या होता है कि अपने चहितों को, अगर मान लो एक ही दल के हैं, एक ही पार्टी के हैं, तो उसी पार्टी के लोगों को, अगर बहुत अलग अलग दल से गठबंधन बनाया है, सपोज दैट मायावती से कोई कुछ सीटें कुछ एमपी लिए हैं तो मायावती को कोई पद देना पड़ेगा। उनमें से एक आदमी को, आपको पता ही है क्या होती है, आप सब पढ़ेंगे हॉर्स राइडिंग क्या होती है, आप सब पढ़ेंगे किंग मेकर कौन होता है, सब पढ़ेंगे चीजों को लेके, कैसे जोड़ तोड़ होती है, कैसे भ्रष्टाचार जन्म लेता है राजनीति के थ्रू हम आम आदमियों के बीच में। केवल मैं आपको समझा रहा हूं कि बहुमत क्या होता है। बहुमत 273 किसी भी दल का बहुमत होगा, वो राष्ट्रपति के सामने जाके बोलेगा कि हम बहुमत साबित कर चुके हैं, हमारी पार्टी साबित कर चुकी है, तो वो प्रधानमंत्री को क्या करेगा, शपथ दिला देगा, प्रधानमंत्री की शपथ दिला देगा। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है वो व्यक्ति यहाँ का हो सकता है, वो व्यक्ति कहाँ का, राज्यसभा का हो सकता है, राज्यसभा का होगा, लेकिन वो किस पार्टी, किसी एक पार्टी का दल, पार्टी या गठबंधन का व्यक्ति, यानी कि गठबंधन के द्वारा, जैसे अभी आपने देखा कांग्रेस 2004 में, उससे पहले भी देखेंगे, मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, और उनकी पार्टी यानी कांग्रेस की पार्टी ने किसको कहां पे बहुमत साबित किया था? लोकसभा में बहुमत साबित किया था। यहां से बुलाया गया उनको और वो प्रधानमंत्री रहे और सदस्य रहे राज्यसभा के। अब क्या करते थे? बैठते थे यहां पे राज्यसभा में, बात यहां लोकसभा में करते थे, मंत्री परिषद के अध्यक्ष बने रहते थे, सारे काम करते थे यहाँ पे। जब भी वोट डालने का सिस्टम आता था तो भाग जाते थे अपने राज्यसभा में, वोटिंग कहां करते थे? वो राज्यसभा में। तो ये भी ध्यान रखना है, बात आपको समझना है। भले ही सदस्य यहाँ का है, कहां पे वोट डालेगा? वो लोकसभा में नहीं डालेगा, अपने सदस्य जहां का सदस्य वहीं डालेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री का पहला काम कि अपने चहितों को, अपने जो योग्य लोग होते हैं उनकी लिस्ट दे देता है मंत्रियों की, और उस मंत्री को बना के भेज दिया जाता है। इसकी बहुत सारे काम होते हैं। हम जैसे जैसे डिपार्टमेंट आते रहेंगे, जैसे जैसे काम आते रहेंगे, प्रधानमंत्री के कामों को वहां गिनवाते रहेंगे। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा राष्ट्रपति के कामों की, प्रधानमंत्री के कामों की, इनके काम क्या है, इनको कौन सा विभाग दे दिया जाता है, आपको पता ही है। मैं एक बात बता ही देता हूं कि प्रधानमंत्री जैसे मंत्रालय डोनेट करता है, मंत्रालय देता है अलग अलग 15%। आपको पता है लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसका 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं, उन लोगों को डिपार्टमेंट दे देगा। मान लो कोई डिपार्टमेंट, कोई जो कैबिनेट मंत्री है वो मर जाता है या काम नहीं कर पाता है, दिक्कत हो जाती है, तो वो सारे के सारे काम किसके पास चले जाते हैं? वो चले जाते हैं पीएम के पास। और पीएम के काम करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है पीएमओ, यानी कि पीएमओ देखता है, जैसे परमाणु शक्ति को पीएमओ देखता है, युद्ध वाला सिस्टम, विदेशी वाला सिस्टम इसरो होता है, यानी कि हमारे वैज्ञानिक सिस्टम होता है, उसको प्रधानमंत्री ऑफिस देखता है। तो पीएमओ का मतलब होता है कि उसका जो अंतिम निर्णय लेता है वो कौन लेता है? प्रधानमंत्री। ऑटोमेटिक, वैसे ये कहने की बात है, बाकी तो सारे काम का जो निर्णय लेता है अंतिम रूप से कौन लेता है? आपको पता है मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो ये पूरा प्रोसीजर था प्रधानमंत्री को समझने का, ये पूरा प्रोसीजर था आपको राज्यसभा और लोकसभा को समझने का, ये पूरा प्रोसीजर था आपका संसद का समझने का। संसद का समझ लो 40% पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बाकी का 60% अगले वाले लेक्चर में आएगा। आशा है कि सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, एक एक टॉपिक को एंजॉय किया होगा। और एंजॉय किया है तो सीधी सी बात है, थंब है वहां पे, उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस यही कहते हैं अंतिम रूप से। जय हिंद, जय भारत।